दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 27 साल के बाद बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है। लगभग 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में वापसी की। हालांकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर ही सिमट गई। लगातार 3 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन, फिर एक बार लगातार 0 सीटें पे कांग्रेस पार्टी सिमट गई। हालांकि उनका वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्षितिज जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। जो नई सोच नाम का अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। क्षितिज, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जी। इन चुनावी नतीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनावी नतीजे अगर हम बात करें पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की, तो मुझे जहां तक लग रहा था, हालांकि अगर हम वोट प्रतिशत को देखें तो 45 के प्रतिशत लगभग आसपास के भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत रहा है, और साथ में 43 दशमलव कुछ आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी को लोगों ने सिरे से नकार दिया हो। कई लोगों ने उन पर भरोसा जताया है। आज भी उनका जो वोट शेयर जो हम कहते हैं, वो लगभग काफी हद तक कायम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अगर आप सीट्स में देखेंगे तो जो अंतर रहा है जीतने का, तो वो बहुत कम आंकड़ों के हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि 5000 से कम ऐसे बहुत अंतर की सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की। और अगर उसमें कुछ भी हो सकता था, तो वो हो सकता है कि 20 सीटें ऐसी थी जो वापस से आम आदमी पार्टी के हक में जा सकती थी, लेकिन उन पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत अपनी मुकम्मल की। ऐसे में देखा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो थी, जो आम आदमी सरकार के खिलाफ थी, वो लगातार सामने आती देखने को मिली, और जिसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की हैं, और वहीं 22 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने में कामयाब हुई है। अगर बात करें, आप सवाल पूछ सकते हैं कि कारण क्या रहे, आपका यही सवाल होगा। तो कारण अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी, कल मैं आशुतोष जी को सुन रहा था, सत्यहिंदी.com जो चलाते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बेहतर बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी एक अलग राजनीति लेकर आई थी, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन को देखें, उसके अलावा जो उनके आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी थी, और कह रही थी कि हम करप्शन को लीगलाइज नहीं करेंगे, हम करप्शन रहित सरकार एक देने की कोशिश करेंगे। और उस चीज में ऐसा लोगों को लगने लगा कि आम आदमी पार्टी भी उन्हीं पार्टियों की तरह होती जा रही है जिन पार्टियों के खिलाफ वो लड़कर सत्ता में आई थी। ऐसे में लोगों का भरोसा उस पर से डिगना शुरू हुआ। और जो बात सत्यहिंदी.com के आशुतोष जी ने कही, वो ये थी कि अगर आम आदमी पार्टी अपनी कट्टर ईमानदार वाली छवि से उन लोगों को लगता है कि डगमगा रही है, तो कभी आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व आइडियोलॉजी से अपनी डगमगाती हुई दिखाई देगी लोगों को, तो वो कभी चुनाव में सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। साथ में सेक्युलरिज्म को लेकर, कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सेक्युलरिज्म को छोड़ देगी तो वो सत्ता में बनी नहीं रह पाएगी। और ये बिल्कुल सही बात मेरे को लगती है कि आशुतोष जी ने बिल्कुल ठीक बात कही। तो यही शायद आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ा जो माहौल बना, वो यही था। बाकी और अन्य मुद्दे जो थे, यमुना को लेकर मुद्दा था, इसके अलावा पॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि लोग परेशान थे कि खांसी जो थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने, हम कहें तो मजाक के रूप में कहा कि खुद खांसी लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली की जनता को उन्होंने खांसी दे दी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभरा। और कई जगह आज भी दिल्ली में ऐसी हैं जहां पर टैंकर से ही पानी जाता है। पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में। अगर हम पुराने समय को याद करें पीयूष, तो हमको याद आता है कि पानी को लेकर मर्डर तक दिल्ली में हो जाया करते थे। तो वो समस्या, ऐसी ही समस्या, लगभग उसका कुछ हल तो निकला है, लेकिन पूर्णतः वो हल नहीं निकल पाया है। बाकी सड़कों की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। जो मॉडल गिनाने की कोशिश की जाती थी शिक्षा का और साथ में स्वास्थ्य को लेकर, वो लोगों के बीच में जरूर आया। हो सकता है उसकी वजह से ही जो आम आदमी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है, वो 43% के आसपास रहा हो। लेकिन वो मॉडल और सामने भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा प्रचार किया अपना, उनका स्ट्रॉन्ग प्रचार था इस बार, क्योंकि 27 साल बाद उनके पास बेहतरीन मौका था कि वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। और एक बात और रही कि कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की आम आदमी पार्टी को हराने की, वो देखने को मिला। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें हासिल की, लेकिन अगर आप इस चुनाव को ध्यान से देखें तो आम आदमी पार्टी के बड़े-बड़े दिग्गज नेता, सौरभ भारद्वाज हो, मनीष सिसोदिया हो, अवध ओझा हो, अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से हार गए। आखिर इसका क्या कारण रहा कि इतने बड़े-बड़े नेता खुद अपनी सीट तक नहीं बचा पाए? देखिए, मैंने वही कहा कि जो आशुतोष जी ने बात कही थी, मैं फिर उसे दोहराना चाहूंगा कि लोगों को लगने लगा कि आम आदमी पार्टी भी उन्हीं पार्टियों की तरह होती जा रही है
जिन पार्टियों के खिलाफ लड़कर, जिन पार्टियों के करप्शन के खिलाफ लड़कर वो सत्ता में आई थी। और अरविंद केजरीवाल आप देखेंगे कि जेल गए, उसके अलावा मनीष सिसोदिया जेल गए, सौरभ भारद्वाज हालांकि वो जेल नहीं गए थे लेकिन वो अपना चुनाव हार गए ग्रेटर कैलाश से। उसके अलावा आप देखेंगे कि सत्येंद्र जैन शगुर बस्ती से अपना चुनाव हार गए। तो ये ऐसे बड़े नेता रहे थे जो किसी ना किसी मामले में, सत्येंद्र जैन अलग मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल गए थे, इसके अलावा मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल एक मामले में जो शराब घोटाला था तथाकथित रूप से, उसके लिए जेल गए थे। तो लोगों को वही लगने लगा कि शायद ये उसी ढर्रे पर चलने वाली अब पार्टी बन चुकी है जिसके खिलाफ हम जिन जिन लोगों के खिलाफ हम आम आदमी पार्टी को लेकर आए थे, और उसमें अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा थे। और मैं ये भी कहूंगा कि जो मैंने कांग्रेस की बात कही कि वोट जहां पर कटे, क्योंकि आप देखेंगे कि नई दिल्ली की विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा जो जीते हैं, उनके बीच में जो अंतर रहा है वो लगभग 3500 के आसपास रहा। और जो संदीप दीक्षित को जो वोट मिले हैं वो लगभग 4000 के आसपास थे। तो हो सकता है ये डिफरेंस हो, लेकिन ऐसा नहीं मान सकते कि हम कि वो जो सारे 4000 वोट जो संदीप दीक्षित को मिले वो सारे वोट आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को जाने वाले थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखा जाएगा कि वोट जरूर कटे थे। तो इस वजह से, और जंगपुरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, मारवाजी जीत गए, उनके बीच का डिफरेंस 600-700 के आसपास था। वो भी, और जो तीसरी कांग्रेस की कैंडिडेट थी उनको भी काफी सारे वोट पड़े, वही कारण बना शायद इन लोगों के हारने का। जी जी क्षितिज जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या इन चुनावी नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य खतरे में है? देखिए, मैं कई बार अनुराग से भी, जो हमारे नई सोच पर आते हैं, आपके चैनल पर भी आए हैं, उनसे कई बार ये सवाल पूछा मैंने नई सोच पर भी कि आपको जो अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद जो आतिशी को सीएम बनाने का जो फैसला था, क्या वो मास्टर स्ट्रोक था या फिर एक ब्लंडर था? और अब वो समझ में आता है कि वो एक तरीके से ब्लंडर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये क्या कहा था? अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा देते हुए ये कहा था कि अब जनता ही तय करेगी कि मैं कट्टर ईमानदार हूं या नहीं हूं, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मुख्यमंत्री का पद नहीं लूंगा, कैबिनेट का कोई पद नहीं लूंगा। तो क्या अब जनता ने बता दिया कि आप कट्टर ईमानदार नहीं है? इसीलिए जो अरविंद केजरीवाल की छवि को और बाकी बड़े नेताओं को, आम आदमी पार्टी को जो उनकी छवि को धक्का लगा है, ये सवाल अब आम आदमी पार्टी के सामने है कि वो अपनी जो छवि है उसको कैसे सुधारेंगे। लोगों के मन में परसेप्शन बन गया है कि आपने बड़े बड़े वादे किए थे, पहले ही आपके ऊपर सवाल थे। और इस बार देखा जाए तो पहली बार ऐसा हुआ था कि आम आदमी पार्टी इस बार सवालों के जवाब दे रही थी। हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो सवाल पूछा करती थी विपक्षी पार्टियों से कि आप अपने स्कूल दिखाइए, आप अपने हेल्थ केयर सिस्टम दिखाइए कि आपने कहां बेहतर किया है। लेकिन इस बार ऐसा था कि आम आदमी पार्टी को जवाब देने पड़ रहे थे, जबकि आप देखेंगे शीश महल का मुद्दा था, इसके अलावा और अन्य मुद्दे थे। तो आम आदमी पार्टी की छवि को धक्का बहुत गहरा लगा है, जिसमें बड़े बड़े नेता, अगर ऐसा होता कि खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते, मनीष सिसोदिया चुनाव जीत जाते, सत्येंद्र जैन चुनाव जीत जाते और सौरभ भारद्वाज चुनाव जीत जाते, तो शायद उनकी छवि को उतना गहरा धक्का नहीं लगता आम आदमी पार्टी को। क्योंकि अभी आप देखें तो उनके पास कोई संवैधानिक पद ही नहीं है, ना वो विधायक तक नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगले 5 साल अरविंद केजरीवाल किस तरीके से गुजारेंगे। आप देखेंगे कि 2027 में पंजाब का भी चुनाव अब नजदीक है। 2 साल आपके पास हैं, अगर आपने 2 साल भरपूर मेहनत की पंजाब में तो आपकी सरकार बचेगी, वरना वहां से भी आप टाटा बाय बाय होते हुए दिखाई देंगे। जी जी लगभग 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्रचंड बहुमत हासिल किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा कौन होगा। राजस्थान में उन्होंने अपने विधायक दल के एक नेता को ही चुना, हालांकि उनके बारे में किसी को उतना पता नहीं था। उन्होंने सरप्राइजिंग फेस प्रोजेक्ट किया। क्या आप तो को लगता है कि दिल्ली में वो परवेश वर्मा सीएम उम्मीदवार होंगे या राजस्थान की तरह कोई सरप्राइजिंग फेस प्रोजेक्ट करेंगे इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सीएम का चुनाव करती है वो सभी के सामने है, और वो कई बार ऐसे चेहरे सामने आ जाते हैं जिनकी कोई चर्चा ही नहीं होनी होती है। और आप देखेंगे कि मीडिया में जिस चेहरे को सबसे ज्यादा फ्लैश कर दिया जाता है उसी को भारतीय जनता पार्टी पीछे कर देती है। परवेश वर्मा बेहतरीन नेता है, 3 सांसद भी रहे हैं कई बार, और उसके अलावा अब विधायक अरविंद केजरीवाल को, बड़े चेहरे को हराकर वो चुनाव जीते हैं। ऐसे में शायद मेरे हिसाब से परवेश वर्मा के पास सबसे ज्यादा एज है। लेकिन
अगर बात ऐसी भी चल रही है कि बिहार में भी चुनाव है तो पूर्वांचलियों का जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए कोई पूर्वांचल का कोई नेता हो सकता है कि जो जिसको सीएम के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतना इतना नजदीक का नहीं सोचेगी, वो लंबा सोचेगी, क्योंकि पूर्वांचल का कोई ऐसा चेहरा उनके पास बहुत बड़ा है नहीं जिसको लेकर वो मनोज तिवारी जरूर है उनके पास, लेकिन मुझे नहीं लगता मनोज तिवारी उस तरीके के कैंडिडेट के रूप में, सीएम के चेहरे के रूप में सामने लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी। परवेश वर्मा मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन कैंडिडेट सीएम पद के लिए उनके हो सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, साहिब सिंह वर्मा, और 2 साल का उनका लगभग शायद कार्यकाल था, तो वो भी उनका अच्छा कार्यकाल के रूप में देखा जाता है। और इसके अलावा परवेश वर्मा के पास एक्सपीरियंस भी है राजनेता के तौर पर, युवा चेहरे भी ऐसे हम कह सकते हैं, तो उनके पास एक ऊर्जा भी है जो हम देखते हैं कि मोहन यादव के पास एक तरीके से दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। उसके अलावा विष्णुदेव सहाय को, या फिर राजस्थान में भी आप बात कर लीजिए, तो उस तरीके की हो सकता है भारतीय जनता पार्टी परवेश वर्मा को आगे करे। एक चेहरा और भी है जो सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की 27 साल पहले आखिरी मुख्यमंत्री दिल्ली में रही थी, उनकी बेटी सांसद हैं बांसुरी स्वराज, उनका चेहरा क्या हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अब भारतीय जनता पार्टी को ही तय करना है। दिल्ली की पसंद कौन है ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, उन्हीं के हाथ में है जो होगा। दिल्ली चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इन दावों में आपको कितना दम दिखता है? नहीं, मुझे इन दावों में उतना दम नहीं दिखता, क्योंकि आप देखें बात चल रही है, क्योंकि पंजाब में भी कुछ विधायकों को लेकर कि हो सकता है विधायकों को खरीद फरोख्त, कुछ ऐसा ऑपरेशन लोटस जिसे हम कहते हैं वो चलाया जा सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में सामने उभर कर आएंगे, क्योंकि अगर आपका एक चेहरा एस्टेब्लिश हो जाता है, भगवंत मान वहां पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, लोग उनको सीएम के पद के रूप में, सीएम के रूप में देखना शुरू कर चुके हैं, और 2 साल अब उनके पास बचे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुर्सी के, मतलब लोगों को, अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री का पद लेते हैं तो मेरे हिसाब से लोगों में ये मैसेज जाएगा कि इनको पद की लालसा थी। फिर अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो भगवंत मान का क्या होगा? हो सकता है ऐसे में भगवंत मान भी बागी हो जाए। भगवंत मान का कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में, क्योंकि आप देखें, मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल किसी भी पद पर, मुझे लगता है वो अपनी दिल्ली में ही कार्य करेंगे, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति जो है वो दिल्ली से ही चलती है, आम आदमी पार्टी की। संजय राउत को भी अगर आप सुनेंगे, उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया है कि उनको नहीं लगता कि पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी की जो गतिविधियां हैं, जो मेन गतिविधियां हैं, वो सब उनकी मुख्य रूप से दिल्ली में ही कार्य करती हैं, और वो दिल्ली में मुझे लगता है अगले 5 साल अपना पूरा विपक्ष में, मतलब विधायक तो नहीं है वो, लेकिन आतिशी जरूर, गोपाल राय पहुंचे हैं, आतिशी पहुंची हैं, तो उनके नेतृत्व में विधानसभा में और साथ में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में दोबारा से कार्य करना शुरू करेगी। क्योंकि आप देखें, अरविंद केजरीवाल जोगी बस्तियों में उससे पहले अपना जो परिवर्तन, जो जिस नाम से एनजीओ वो चलाते थे, वो बहुत उन्होंने मेहनत की उसके लिए, और मुझे लगता है कि दोबारा से अरविंद केजरीवाल को जमीनी तौर पर राजनीति में अब अपने वापस उतरना चाहिए, और वो छवि जो उनकी पहले मौजूद थी, आज भी वो उस छवि को दोबारा से अर्जित कर सकते हैं, जिस तरीके से वो 2012 के बाद, 2011 के बाद जन लोकपाल के लिए जो आंदोलन हुआ था, करप्शन, एंटी करप्शन, जो पूरा आंदोलन चला था, उसकी जैसी छवि वो वापस अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि एक जमीनी नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, और अगर उनका लोगों से कनेक्शन टूट जाएगा तो फिर उनके लिए राजनीति आसान नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा चुनावी नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि वहां भी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने इसको लेकर बयान दिया है कि 2026 में हम इस विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार का हमारा कांग्रेस या किसी भी अन्य दल के साथ कोई भी गठबंधन नहीं होगा। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में भी देखें तो अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ी थी पश्चिम बंगाल में, और कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ उनका कोई गठबंधन, हम कहें इंडिया गठबंधन के साथ ही उनका कोई गठबंधन नहीं था, और उसके बावजूद उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, और शायद 28 या 32 कुछ ऐसी सीटें उनके खाते में भी गई थी लोकसभा में।
तो अगर देखें तो ममता बनर्जी, हम जो बात करते थे अरविंद केजरीवाल के लिए कि एक दमदार नेता है, प्रधानमंत्री मोदी के सामने अगर एक हम इमेज बनाना चाह रहे थे तो वो उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा था, ममता बनर्जी का नाम आ रहा था। अगर आप देखें पिछले कुछ समय में इंडिया गठबंधन को लेकर जो सवाल उठे हैं दोबारा से, चाहे वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के गठबंधन को लेकर हो, चाहे फिर वो बिहार से अगर कुछ आवाजें आई तो वो लालू प्रसाद यादव ने भी यहाँ तक कह दिया कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। और ऐसे में अब ममता बनर्जी का ये कहना कि कांग्रेस का बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कोई जनाधार नहीं है और हम अकेले ही वहां पर चुनाव में उतरेंगे 2026 के विधानसभा चुनावों में, तो मैं इससे ज्यादा हैरान नहीं हूँ। वो उनकी अपनी राजनीति है, मजबूत नेता है ममता बनर्जी, और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में आप देखिए कि 2021 में जब चुनाव हुए थे तो कोरोना का काल था और ममता बनर्जी अपना अलग अलग पैतरे आजमाती हैं वो, तो उन्होंने बहुत दमदार तरीके से एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी, अब चौथी बार की वो दावेदार है। और ऐसे में उनकी राजनीति, वो अपनी राजनीति को कांग्रेस की तरह नहीं है कि हरियाणा में उनके साथ उलटफेर हो गया, जहां पर जीती हुई बाजी वो हो सकता है ईवीएम को लेकर वो सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन जो ममता बनर्जी अपनी राजनीति को समझती हैं, वैसी राजनीति को समझने वाला नेता मैं अरविंद केजरीवाल को समझता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार अपना चुनाव हार जरूर गए हैं, लेकिन 42-43% वोट प्रतिशत अभी भी उनके पास दिल्ली में है, कोई ऐसा जनाधार उनका हटा नहीं है। तो देखा जाए तो ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, वो अपनी राजनीति को समझती हैं और उन्होंने ये जो फैसला लिया है ये बहुत सोच समझ के है। कांग्रेस का अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें, पिछले कुछ चुनावों में देखें, तो पश्चिम बंगाल में कोई जनाधार है नहीं, जो वो बात उन्होंने अपने मुंह जबानी कह दी है। उमर अब्दुल्ला को अगर आप सुने, जम्मू कश्मीर से जो मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने भी कह दिया था कि इंडिया गठबंधन की अब जरूरत ही क्या है, जब कोई पार्टी साथ में मिलकर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाता है, हरियाणा में नहीं हो पाता है। आप कांग्रेस जो एक धुरी बनना चाहिए था पूरे इंडिया गठबंधन की, वो बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब आप ये कहते रहे कि हम लोकसभा के लेवल पर, नेशनल लेवल पर हमारा जो गठबंधन है वो कायम है, लोकसभा में भी आप ममता बनर्जी को साथ में नहीं लड़वा पाए, अपने उनके साथ गठबंधन नहीं कर पाए। जहां पर जो स्ट्रांग है उसको वहां पर लड़ना चाहिए, और ममता बनर्जी की राजनीति मैं कहूंगा एक बार फिर से कि बहुत क्लियर है। जी जी, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष। आखिर में हमारा सवाल यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या प्रवेश वर्मा होंगे या भारतीय जनता पार्टी कोई नया चेहरा प्रोजेक्ट करेगी, और पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन होगा। खैर, राजनीति में एक रात बड़ी लंबी है, इस पर रहेगी हमारी नज़र। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार।